नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी फिर एक वीडियो अपलोड करने के बाद हमने अभी से जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर आपको बैक्टीरिया से संबंधित 80 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस 80 क्वेश्चन के बाद आपके लिए मैं 60 क्वेश्चन की एक और सीरीज लेके आ रहा हूँ जो बैक्टीरिया से संबंधित है। और यह आपके एग्जाम में आए हुए समस्त क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको बताया गया है कि किस सन में आए हुए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का इस सीरीज का, जो प्लाज्मिड जो एक ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। प्लाज्मिड क्या है? जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसमें ऐसा कौन सा बैक्टीरिया का पार्ट है जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो एफ फैक्टर, कोल फैक्टर, टीआई फैक्टर और आर फैक्टर। तो आप सब जानते हैं कि इसमें जो इसके फैक्टर दिए हुए हैं, इन सब फैक्टर के अनुसार इसका सही आंसर होगा आपका आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट फैक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है किसमें? टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है रोडोबैक्टर स्फेराइड में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, ई कोलाई में। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। तो यहाँ आप देखिए टीआई जो प्लाज्मीडियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस पाया जाता है, इस प्लाज्मिड का उपयोग जीनी इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में, इस प्लाज्मिड का उपयोग क्या करते हैं? जीनी इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों कोशिका में प्रवेश करने व उनके जीनोम से जुड़कर डुप्लीकेशन करने की क्षमता होती है। इसलिए इस जीवाणु को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहते हैं। किसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। प्लाज्मिड आर न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया, जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया। और ये क्यों होता है ऐसा? देखिए आप ये किसमें टीजीटी 2002, 2005 और 2013 3 साल लगातार पूछा गया है। और इसके बाद देखिए प्लाज्मिड में होता क्या है कि ये एक ऐसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जीव जैसे जीवाणु में केंद्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, मतलब सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता क्या होती है? प्लाज्मिड में जरूर होती है। लेकिन जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इसका उपयोग वेक्टर रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट एन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल integrated with chromosomal genetic is called plasmid, एपिसोम, पाइलस एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अभिरंजक है एलेनिन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड ट्राइपेन ब्लू। स्टेन यूज फॉर द ग्राम स्टेनिंग, इट इज अ क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट क्यों होता है देखते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताते चलते साथ में कि ग्राम अभिरंजन मीन्स ग्राम पॉजिटिव या स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्या तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन वेरिएंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेट्रीट्राइकस। तो क्या था? हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, एक इन्हें फ्लैजेला होगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोफोट्राइकस। इसमें देखिए जीवाणुओं में कसाब की उपस्थिति, कसाब मतलब फ्लैजेला की उपस्थिति, जीवाणुओं में फ्लैजेला की उपस्थिति के आधार पर इसे निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले जब मोनोट्राइकस होगा तो इसमें एक सिरे पर एक फ्लैजेला होगा। लोफोट्राइकस में दोनों सिरे पर फ्लैजेला के गुच्छे होंगे। सेफेलोट्राइकस में एक सिरे पर फ्लैजेला का गुच्छा होगा। और उसके बाद एम्फीट्राइकस में दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला होगा। दोनों सिरे पर क्या होगा? एक एक फ्लैजेला। इसके होगा एम्फीट्राइकस में। और पेरीट्राइकस में संपूर्ण सतह पर फ्लैजेला उपस्थित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। अभी जस्ट हमने आपको ये बताया है कि बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड एज लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेफेलोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 7 का
एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7th आपका सेम एक्सप्लेनेशन होगा जो हमने आपको 6 क्वेश्चन के बाद दिया था। तो यहाँ क्या होगा, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन अ बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज, बैक्टीरिया फ्लैजेलम के और जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 9+1, 9+2, 9+0, 8+2। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 9+0। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया में उपस्थित फ्लैजेला में माइक्रोट्यूबुल्स का क्रम 9+0 होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 9+2 होता है तथा जिसमें 9 सूत्र किनारे 2 सूत्र बीच में व्यवस्थित होते हैं। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगर यह माइक्रोट्यूबुल की बात करें, जब ये माइक्रोट्यूबुल किसमें होंगे, यूकेरियोटिक कोशिका में होंगे, तब वहाँ पे क्या होगा, 9+2 होगा। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं तो क्या होगा, 9+0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या, बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है, एस्टोबैक्टर एसिटी से, बैसिलस मेगाथीरियम से, जैंथोमोनास सिट्री से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 9वें का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि एस्टोबैक्टर सिट्री एक्टी ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, बैसिलस मेगाथीरियम नहीं यूज होगा, जैंथोमोनास सिट्री भी नहीं यूज होगा। यहाँ यूज क्या होता है, यहाँ यूज होता है आपका लैक्टोबैसिलस, क्या यूज होता है, लैक्टोबैसिलस यूज होता है। अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिससे दूध से दही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग, वॉक्समैन, फंक एंड जेनर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वॉक्समैन। अब इसके देखिए, एंटीबायोटिक शब्द वॉक्समैन ने दिया था, प्रतिपादित किया था किसने, वॉक्समैन ने। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया था। लेकिन यहाँ देखिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो निर्माण किया था किसने, वॉक्स ने। इसी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी इनको प्रदान किया गया था। नोबेल प्राइज प्रदान किया था किसको, वॉक्समैन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य भूमिका निभाता है, Which of these microorganisms play an important role in nitrogen fixation? Rhizobium, Lactobacillus, Pseudomonas, none of these. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम किसमें होगा, आपके दलहनी पौधे जितने भी होंगे उसमें पाया जाएगा, उनके जड़ों में पाया जाता है, रूट नोड्यूल में, और वहाँ पे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग क्या करें, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में वास करता है तथा वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है। यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में भी वास करता है, परंतु उस अवस्था में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। अर्थात जब यह रूट में रहेगा तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जब रूट में नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैंथोमोनास सैट्री निम्न में से किस रोग के कारक होता है, एक कारक जीव होता है, किसका, जैंथोमोनास सिट्रस किसका है। तो आप जानते हैं जो जैंथोमोनास सिट्री की बात करेंगे तो ये किसमें लगता है, ये जांच करता है सिट्रस कैंकर नामक डिजीज को। सिट्रस कैंकर किसमें होता है, ये होता है आपके नींबू में। किसमें होता है दोस्तों, सिट्रस कैंकर डिजीज किसमें होगा, नींबू में होगा। और ये नींबू में सिट्रस कैंकर एक विशेष का डिजीज होती है जो काज करता है, कौन सा, जैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिट्रस कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। यह एक दंड रूपी ग्राम नेगेटिव व वायवीय जीव होता है। इसमें केवल एक ध्रुवीय कसा पोलर फ्लैजेलम पाया जाता है। प्रत्येक जीवाणु की लंबाई 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। सिट्रस किसका उदाहरण है, यह है जीवाणु जनित बीमारी का, किसका, जीवाणु जनित बीमारी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर किसका उत्पन्न होता है, स्यूडोमोनास से, जैंथोमोनास से, बैसिलस से और नेस्कोय नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, जैंथोमोनास सिट्री, जो उसका कास्टिव एजेंट होता है वो क्या है, जैंथोमोनास सिट्री। तो सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होगा, जैंथोमोनास सिट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, थर्मस एक्विटिकस के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पीसीआर में, जीन प्रयोजन में और कोशिका के संवर्धन में। तो इसका आंसर हो, आइए इसका वर्जन देख रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन जल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
PCR, जीन रिकॉम्बिनेशन और सेल कल्चर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं PCR को। इसका देख लेते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कि थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है जो गर्म गंधक युक्त झरनों हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है। इसमें उपस्थित DNA पॉलीमरेज एंजाइम जिसे टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं आदि उच्च तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी कार्य करता है। इसका उपयोग PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इस क्रिया में अधिक उच्च तापमान पर DNA के दोनों सूत्रों को अलग करके फिर उनके लिए दो नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है जिसे जिससे अनेक कापियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है DNA पॉलीमरेज विच इज यूज इन PCR डिटरमाइंड फ्रॉम। DNA पॉलीमरेज जो यूज होता है PCR में कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोफैक्टर। राइट ऑप्शन इज थर्मस एक्वेटिकस। इसके पहले जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसी में हमने आपको बताया कि थर्मस एक्वेटिकस ही यहाँ पे यूज होगा। आइए इसका हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। ये बहुरूपी फ्रेमिक जीव है, प्लूरोमॉर्फिक जीव है जो गोलाफ, तंतुल, ताराकार अथवा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। इसके प्ररूप प्राय संवर्धन माध्यम और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन 19 है जीवाणु उपयोगी होता है। जीवाणु किसके लिए उपयोग होती है? वो होता है बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर। किसके लिए होता है? इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, इन प्रिपेयरिंग सीरम एंड वैक्सीन, इन प्रिपेयरिंग कर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की बात करेंगे। जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाइसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म? इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अच्छा देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों कि जीवाणु बैक्टीरिया एक कोश की यूनिसेलुलर जीव है। इसकी खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1632 के बीच में किया था। तो ये एक क्वेश्चन और आपसे आप पूछ लेता है कि एंटोनी जो ये साइंटिस्ट हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? हालैंड के। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो गलत होगा उसको आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड? हरगोविंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप और ग्रेगर जार्मंडर लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप, है ना। जबकि ब्लड ग्रुप के इन्वेंशन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 के पहले हम लोग 21 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी से है। इनके द्वारा हैजा, एंथ्रेक्स एवं टीबी के जीवाणुओं का घन अध्ययन किया गया। वर्ष 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। शेष विकल्प सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 22 है भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय। जो फूड पॉइजनिंग किसको होती है? क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफोसा, क्लास्ट्रोडियम टिटानी और नन ऑफ देखिए साल्मोनेला टाइफा से टाइफाइड नामक डिजीज होता है, क्लास्ट्रोडियम टिटानी से टिटनेस होता है और आप क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग नामक डिजीज होती है। तो क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा एक प्रकार की विषाक्त भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा उत्पन्न होती है। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म क्या है? कि परजीवी जीवाणु द्वारा उत्पन्न जंतु का एक रोग, परजीवी जीवाणु द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। इसका इंग्लिश वर्जन हम पढ़ देते हैं। Botulism is a disease of animal caused by parasitic bacterium, a disease of plant caused by parasitic bacterium, a food poisoning caused by saprophytic bacterium named Clostridium. Right option is option C. Question number 24. बोटुलिज्म का कारक है द बैक्टीरियम
द बैक्टीरियम दैट काज botulism इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 24 इज डी, क्लोस्ट्रोडियम। Question number 25 is that which of the following disease is caused by the protozoa, bacteria and virus in that sequence: malaria, mumps and typhoid। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। तो याद रखिएगा आपको ऐसे बताना है इसका सेकंड, जिसमें पहले डिजीज किससे हो, प्रोटोजोआ से, दूसरी डिजीज किससे हो, बैक्टीरिया से, और तीसरे वायरस से। तो अमीबा, पोलियो एंड टिटेनस, स्लीपिंग सिकनेस, डायप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर, सिफिलिस एंड इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, किससे होता है? प्रोटोजोआ स्लीपिंग सिकनेस होता है। और होता है ये किसका जो काजिटिव एजेंट होगा वो क्या है? वुचरेरिया बैंकेप्टाई, वुचरेरिया बैंकेप्टाई और टेस्टिस फ्लाई से फैलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया किससे होता है? ये होता है आपके बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। और हेपेटाइटिस बी किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये तीनों क्या है? एक सीक्वेंस में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन B6। राइट ऑप्शन इज 26, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 सूडोमोनास बैक्टीरियम द्वारा भी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है एपिसोम, माइक्रोसोम, मिजोसोम और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 27 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिजोसोम। क्या होता है? मिजोसोम। और आप जानते हैं कि मिजोसोम बैक्टीरिया का क्या है? सेंटर का पार्ट होता है ना, मिडिल पार्ट होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मिजोसोम पर होती है क्योंकि मिजोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मिजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मिड, एपिसोम, मिजोसोम और न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 28 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मिजोसोम। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट कॉमन इन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडी फील्ड इज क्लोस्ट्रीडियम, सिलेंड्रोस्पर्मम, ऑलोसाइडा, ऑस्किलैटेरिया, नोस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 29 इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑलोसीरा। क्वेश्चन नंबर 30 अब यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि ऑलोसाइडा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है, जबकि सिलेंड्रोस्पर्मम गन्ने तथा मक्के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉस्टॉक भी सजीविक रूप में एंथोसिरोस की जगह पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्राउन गॉल नामक रोग उत्पन्न होता है। क्राउन गॉल डिजीज इज कास्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, इरविनिया एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 राइट ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों कि पौधों में क्राउन गॉल नामक रोग एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। कोढ़ का कारण क्या होता है? तो हमने आपको बताया कोढ़ के कारण लेप्टोस्पाइरा, इसिटेरोहैगी, ट्रेपोनल, आपका क्लस्ट्रीडियम लेप्री होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कोढ़ रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसको 31 को आप चाहे रीड कर लीजिए कि कोढ़ जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे पीपी येलो क्या है? पीपी येलो यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नैयरी कोशिका, पादप कोशिका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर पीपी येलो एक माइकोप्लाज्मा है। पीपी येलो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा? मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में संबंधित है। ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोटिक तथा प्रायः गोलाभ अथवा अंडाणु अंडाकार समूह बनाते हैं। ये मिट्टी, वाहित मल, सड़े गले पदार्थ और प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित होता है माइक्रोप्लाज्मा कोशिका में, कायिक कोशिका में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका में, कुछ पौधों की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 34 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कुछ बहुत से पौधों की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। ऐसा क्योंकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप से सहायता प्रदान करती है। यह पेप्टाइडोग्लाइकन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इज 35 दैट जीवाणु में कॉन्जुगेशन खोज की गई लीडरबर्ग एंड टेटम के द्वारा। किसके? लीडरबर्ग एंड टेटम के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने बैक्टीरिया में क्या किया था, रिप्रोडक्शन की बहुत सारी प्रोसेस को जानकारी प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जीवाणु में संयुग्मन अथवा कॉन्जुगेशन की खोज लीडरबर्ग एवं टेटम द्वारा इकोलाई नामक जीवाणु में की गई थी। संयुग्मन कॉन्जुगेशन लैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक जीवाणु अपने आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु में आसपास संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। संयुग्मन के दौरान एक जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ को दाता तथा दूसरा जीवाणु प्राप्तकर्ता क्या कहलाता है, रेसिपिएंट कहलाता है। दाता जीवाणु के पास मौजूदा डीएनए अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के रूपांतरण डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय द, क्वेश्चन नंबर 36 राइट ऑप्शन इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसका एक्सप्लेनेशन है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में एवरी मैक्लियोड तथा मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएस, आरएनएस, डीएनएस, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बोथ ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनेरा, राइजोबियम और क्लास्ट्रोडियम। क्वेश्चन नंबर 38 राइट ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द बैक्टीरिया? ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज। इसमें देखिए आपका स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और रेबीज ये तीनों किससे होते हैं? ये तीनों वायरस से होने वाली डिजीज है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? ये होता है टीबी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, कुछ टीबी ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अन्य सभी विकल्पों में दिए गए रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्लेग एक मोनेरन से होता है, स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, वेरिसेला वायरस और पशुला पेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, पशुला पेस्टिस। तो चलिए दोस्तों, हमने आप क्वेश्चन यहाँ डी तक कर लिया है, 40 तक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेग एक संक्रामक रोग है या अर्सीनिया पेस्टिस या पाशुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जो एक प्रकार के मोनेरन है। तो यहाँ पे आके हम आपको ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। हमने आज आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके पहले की वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करके दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज, सेल डिवॉइड है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड, ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, वो कौन सी है? बैक्टीरियल सेल। आपका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसमें केंद्रक, झिल्ली तथा कला युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाया जाते। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का राइबोसोम जरूर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। जीन, क्वेश्चन 43 है, जीन विच कन्फर्म एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन पोलीराइबोसोम्स, आरएनए, प्लाज्मिड एंड सर्कुलर डीएनए ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसका देखिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए होते हैं। ये जीवाणु कोशिका को विशेष लक्षण प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड,
कि जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? तो मीजोसोम्स आप जानते हैं जो बैक्टीरिया का सेंटर पार्ट, मान लीजिएगा जो बैक्टीरिया के मिडिल पार्ट है, तो बैक्टीरिया मिडिल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का कि बैक्टीरिया के कोशाद्रव्य में जीव द्रव्य कला प्लाज्मा लेवा के अंतर्वलन इन्वेजिनेशन से बनी तुड़ी मुड़ी रचनाएं उपस्थित होती हैं जो मीजोसोम्स या मध्यकाय कहलाती हैं। इसकी खोज 1960 में फिट्जजेम्स, किसने? फिट्जजेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर नाइट्रोजन 45 की बात करेंगे। तो 45 है कि अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज, विशेष फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल होता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे एज़ोडोबैक्टर। क्या हो जाएगा? एज़ोडोबैक्टर हो जाएगा। राइजोबियम जरूर होता है लेकिन ये फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता फ्री? क्योंकि ये किसके साथ रहता है? ये रूट नोड्यूल के साथ रहता है। किसके साथ दोस्तों? रूट नोड्यूल के साथ में क्लोस्ट्रीडियम एक गुच्छे में रहता है। ठीक है, तो एज़ोडोबैक्टर क्या है? फ्री बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। नीलहरी शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? चलिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, नीलहरी शैवाल नहीं पाई जाती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइकस एजोला पाइनस एजोला और एंथोसिरोस। तो आपका यहाँ पे 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। पाइनस में क्या होता है? रूट पाइनस में ये जो बैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एनर्जी नहीं पाई जाती है, जबकि अगर यहाँ पे साइकस होता है साइकस में पाई जाती है। साइकस पाई जाती है, तो एजोला में एंथोसिरोस तीनों में पाई जाती है, लेकिन पाइनस में नहीं पाई जाती है। नीलहरी शैवाल, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरियम मोरेरा जगत का एक कोशिकीय आदि केंद्र की जीव है। प्रश्नगत विकल्पों में साइकस के क्लोराइड जड़ में एंथोसिरोस में तथा एजोला में नीलहरी शैवाल पाई जाती है, पाइनस में नीलहरी शैवाल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? कौन सा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीवाणु में पिलाई सहायक होता है। यहाँ जीवाणु में पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट। कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट के लिए पिलाई जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि पिलाई एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलीन की बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार की पिली जिसे सेक्स पिली कहते हैं जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु में इस आनुवंशिक पदार्थ कॉन्जुगल संपर्क स्थापित करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? देखिए कि पिलाई अधिकांशतः ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं, है ना? कहाँ पाए जाएंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक कोशिका भित्ति के वायु सतह पर फैले हुए सूक्ष्म तथा वर्तुलाकार सिलिंड्रिकल पाद अपने सदस्य संरचनाएं होती हैं। पिलाई को फिम्बरी भी कहते हैं। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पिलाई की संख्या सामान्यतः 1 से 5 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से बनता है? स्यूडोमोनास, विनाइट्रीकरण संबंधित स्यूडोमोनास, एज़ोडोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, राइजोबियम। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 50 की बात। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के कारण होता है मूल गलन, मूल बहुप्रजता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथिका निर्माण। तो ऑप्शन नंबर 50 का सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बहुप्रजता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के साथ हम यहाँ पे बैक्टीरिया संबंधित सभी क्वेश्चन खत्म करते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको मैंने कहा था शुरू में 60 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन कुछ कारण से, कुछ वजह से आपके 10 क्वेश्चन और मैं तैयार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपको मैं केवल यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही दे पा रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।